हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। और आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। चलिए देखिए बहुत ध्यान से। अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहली बात कि जो अब आप 11 का सिलेबस पास करके अब आप 12th में एंटर कर चुके हो, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 12 का एग्जाम है वो किस तरह से आएगा और उसमें हमें कितना सिलेबस कवर अप करना है। ठीक है, तो गाइस अगर मैं एग्जाम पेपर की बात करूं तो सबसे पहले 12th में जो थ्योरी है, थ्योरी एग्जाम वो रखा गया है 80 मार्क्स का, और जो प्रोजेक्ट है वो है 20 मार्क्स का। ठीक है गाइस, ये आपका डिवीजन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये गाइस, जो बोर्ड में एग्जाम आएगा, अकाउंटेंसी का जो पेपर आएगा इस बोर्ड में, वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के। ठीक है गाइस, इस तरह से आपका एग्जाम आएगा। अब हमें ये सीखना है सर, ये जो 80 मार्क्स का एग्जाम है इसमें हमें सीबीएसई ने क्या क्या सिलेबस दिया है। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस फॉर 80 मार्क्स। सीबीएसई ने 12th अकाउंट्स के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है गाइस? 4 पार्ट में। किस तरह से डिवाइड किया है? सबसे पहली बात, जो पहला पार्ट है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो एनपीओ। ठीक है गाइस, ये एनपीओ हमारे सिलेबस में रखा गया है 10 मार्क्स। ठीक है गाइस, एनपीओ कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। जो पार्ट बी है उसे रखा गया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है गाइस, ये रखा गया है 30 मार्क्स का। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फॉर 30 मार्क्स। देन जो तीसरा पार्ट है वो रखा गया है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसको आप बोलते हो कंपनी अकाउंट। ठीक है जी, वो रखा गया है 20 मार्क्स का। ठीक है, और चौथा और आखिरी पार्ट रखा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस गाइस, ये रखा गया है 20 मार्क्स का। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर ये आपका सिलेबस है जो 80 मार्क्स में आएगा। फिर से देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है वो आपको देगा 10 मार्क्स। ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और उसके कैसे अकाउंट्स बनते हैं वो हम डिटेल में सीखेंगे, वो हमें देगा 30 मार्क्स का। देन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, या आप इसे कंपनी अकाउंट्स बोलेंगे, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमें देगा 20 मार्क्स का। तो अगर आप काउंट करें तो ये टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स। तो ये है गाइज हमारा सिलेबस। ठीक है जी, बात यहां तक समझ में आ गई। अब क्योंकि हम इसमें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे टीएस ग्रेवाल से। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं, ठीक है जी, तो ये दोनों बुक्स, ये दोनों चैप्टर वॉल्यूम 1 में रखे गए हैं ऑफ टीएस ग्रेवाल। ये वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 3 है। ठीक है, एज यू गाइज नो, ठीक है जी, टीएस ग्रेवाल सर की 3 बुक्स आती है अकाउंट्स में जिससे हम स्टडी करेंगे। तो जो वॉल्यूम 1 है उसमें रखा गया है एनपीओ का चैप्टर और पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये हमें देगा 30 मार्क्स। ठीक है गाइस, वॉल्यूम 2 हमें देगा कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स, और वॉल्यूम 3 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमें देगा 20 मार्क्स, एंड दैट इज वॉल्यूम 3।
ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना वॉल्यूम 1, जिसके अंदर हम दो मेन चैप्टर कवर करेंगे। पहला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, दैट विल बी स्टार्टिंग। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। किससे स्टार्ट करेंगे गाइस? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। और इस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जो हमें चैप्टर दिए गए हैं, जो हमें कवर अप करने हैं, ठीक है जी, वो क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हमें पहला चैप्टर कवर करना है फंडामेंटल्स। द फर्स्ट चैप्टर वी हैव टू कवर अप फंडामेंटल्स। चैप्टर नंबर 2 हमें इसमें कवर करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या कवर करना है गाइस? चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 3 हमें कवर करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 4 हमें कवर करना है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 हमें कवर करना है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। और चैप्टर 6 हमें कवर करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है गाइस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये हमें पूरे पार्टनरशिप में कवर अप करना है और ये सारे चैप्टर मिलाकर हमें टोटल मार्क्स देंगे एग्जाम में 30 मार्क्स। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। बस हम जिस तरह से कराएं आपको उसी तरह से फॉलो करना है और डेफिनेटली आप इसमें हाईएस्ट और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे अकाउंट्स के एग्जाम में। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए, तो जैसे मैंने बोला अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हमें कितने मार्क्स में देगा गाइस? 30 मार्क्स टोटल मिलाकर। और इस 30 मार्क्स में हमें 6 चैप्टर कवर करने हैं। पहला फंडामेंटल्स, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पांचवा रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर और 6 एंड द लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, तो जब हम ये 6 के 6 चैप्टर कवर करेंगे तो हमारी पार्टनरशिप इसमें कवर हो जाएगी और वी विल बी गिवन 30 मार्क्स। गाइस, बहुत आसानी से आप पूरे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स की। तो गाइस, हम सबसे पहले पार्टनरशिप कवर करेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे हमने कहा कि ये हमारा टॉपिक है जो हमें पार्टनरशिप में कवर करना है। अब 1 बाय 1 हम इन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ये हमारा पहला चैप्टर है गाइस पार्टनरशिप का। ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं फंडामेंटल्स तो फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक्स। तो इस फंडामेंटल के चैप्टर में हमें यह सीखना है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं,
पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यानी इन शॉर्ट फंडामेंटल का चैप्टर हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता है अबाउट स्टार्टिंग ऑफ ए पार्टनरशिप। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है गाइस? यानी सबसे पहली बात, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, हम पार्टनरशिप किसे कहते हैं। अब ध्यान रखना, पार्टनरशिप को किस तरह से डिफाइन किया गया, लेट मी टेल यू। तो आप लिखेंगे सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है गाइस? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप की। डेफिनेशन का मतलब हमें मीनिंग बताता है कि बेसिकली पार्टनरशिप है क्या। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप को कौन से एक्ट में कवर किया गया है, पार्टनरशिप एक्ट में। कब बना सर? 1932 में। क्लियर है? और उस पार्टनरशिप एक्ट का 1932 का सेक्शन 4 है जो हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताता है कि पार्टनरशिप है क्या। तो हमने लिखा सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। तो देखिए वो लिखता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons. Partnership is the relation between persons who have agreed. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting फॉर ऑल। तो गाइस ये है जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें दी गई है। तो गाइस पार्टनरशिप को कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक बार मैं फिर से रीड करूं, हमने क्या लिखा है, आपको नोट करना है मेरे साथ साथ कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो यानी दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब सर ये तो डेफिनेशन है, अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए कहा गया कि पार्टनरशिप जो है ना संबंध है दो या दो से ज्यादा लोगों में। सर किस चीज का संबंध है? सुख दुख बांटने का? नहीं भाई नहीं। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो आपस में मिलकर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। क्लियर? किस आधार पर बांटेंगे? जो उन्होंने डिसाइड करा है, जिसको हम बोलेंगे एग्रीड रेशियो। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? और या तो बिजनेस सब मिलकर करेंगे एक दूसरे के साथ, क्लियर है, एक दूसरे के लिए, या फिर कोई एक करेगा बाकी सबके लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन द लॉ। अब हम इसे डिटेल में एनालाइज करेंगे, बट उससे पहले एक बार फिर से सुनिए कि सर पार्टनरशिप क्या है। तो जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप एक संबंध है
भाई किस चीज का संबंध है? सुख दुख बांटने का नहीं, बिजनेस रिलेशन है, बिजनेस करने के लिए। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है सर, पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने, वो अभी डिटेल में चर्चा करेंगे हम, ठीक है भाई। तो एटलीस्ट कितने लोग चाहिए? दो लोग। तो ध्यान से सुनेंगे फिर से। तो पार्टनरशिप एक संबंध है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। कौन सा संबंध है सर? वो संबंध है जिसमें वो लोग बिजनेस करेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है? मिलकर बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो आपस में बांटेंगे। इज दैट क्लियर? या तो सब बिजनेस करेंगे एक दूसरे के लिए या फिर कोई एक बिजनेस करेगा सब के लिए। बोलो जी मेरी बात क्लियर है? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पार्टनरशिप, जो डिफाइन की गई है सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि पार्टनरशिप क्या होती है और ये कहां डिफाइन की गई है। तो गाइस कहां डिफाइन की गई है पार्टनरशिप? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए, तो अभी हमने डेफिनेशन सी पार्टनर्स की, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट होता है सर, यहां पर एक वर्ड आया पार्टनर्स। अब हम पार्टनर्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। द पर्सन्स who have entered into partnership with the person who have entered into partnership with one another individually are called partners। क्या लिखा हमने गाइस? पार्टनर किसे कहते हैं अब हम ये जान रहे हैं। तो हमने लिखा द पर्सन्स, मतलब वो व्यक्ति who have entered into partnership, जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप बनाई है एक दूसरे के साथ। हम उन्हें इंडिविजुअली, अलग अलग, क्लियर है? इंडिविजुअली उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? पार्टनर्स। क्लियर है बात? तो वो लोग जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई है दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। इतनी छोटी सी बात है। क्या मेरी बात क्लियर है? और पार्टनर्स कौन हो सकते हैं भाई? मेल फीमेल दोनों आपस में पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस में भी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो हम पार्टनर किसे कहेंगे? तो बड़ी छोटी सी बात है, वो लोग, वो व्यक्ति जो मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम इंडिविजुअली, अलग अलग किस नाम से पुकारते हैं? पार्टनर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 अब आता है फर्म किसे कहते हैं भाई? फर्म किसे कहते हैं? ठीक है जी, तो हम कहते हैं पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म। पार्टनर आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, यानी वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप बनाते हैं उसे अलग अलग हम पार्टनर के नाम से पुकारते हैं और एक साथ कलेक्टिवली, मतलब एक साथ, उन्हें फर्म कहते हैं। बोलो जी बात क्लियर है? यानी मान लो एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हुए, ए बी सी, तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई, तो हम ए बी सी को अलग अलग क्या बोलेंगे? पार्टनर, और एक साथ क्या बोलेंगे? फर्म। तो हम बोलेंगे भाई पार्टनरशिप फर्म है एबीसी की, तो एबीसी इज ए पार्टनरशिप फर्म एक साथ, और इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। बोलो जी बात क्लियर है? तो यानी अगर मैं आसान शब्द में बोलूं, वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप बनाते हैं उन्हें इंडिविजुअली अलग अलग हम पार्टनर्स के नाम से पुकारते हैं और एक साथ उन्हें फर्म के नाम से पुकारते हैं। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, अब तीसरा आता है फर्म नेम। फर्म नेम आप ये नोट करते जाएंगे प्लीज मेरे साथ साथ, ठीक है? तो द नेम अंडर विच
द नेम अंडर विच द बिजनेस is carried is called firm name. The name under which the business is carried is called firm name. क्या मतलब निकला भाई? वो नाम जिस नाम से ये बिजनेस करते हैं तो हम उसे बोलते हैं फर्म नेम. बोलो जी, बात क्लियर है? तो बिजनेस करने के लिए हमें एक नाम की जरूरत होती है. इज दैट क्लियर? तो जैसा आपने सुना होगा राम एंड सन्स, तो ये फर्म नेम है. पीपी ज्वेलर्स, ठीक है? तो इस तरह के जो नाम होते हैं, क्लियर, जिसके थ्रू बिजनेस किया जाता है, हम उसे किस नाम से पुकारते हैं? फर्म नेम से. आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है. तो अभी तक हमने क्या सीखा गाइस? सबसे पहले हमने सीखा पार्टनरशिप की डेफिनेशन. तो आप सुनिए मेरे फिर से मेरे साथ साथ. पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्लियर है क्या? कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस. जो लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसे शेयर करेंगे. ठीक है जी? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सारे मिलकर बिजनेस करेंगे एक दूसरे के लिए, या फिर कोई एक बिजनेस करेगा सबके लिए. सो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक परिवार की तरह होती है. क्लियर है? जैसे परिवार में या तो सारे परिवार के मेंबर काम करते हैं, क्लियर, एक दूसरे के लिए, या फिर कोई एक करता है. जैसे फादर है, वो पूरी फैमिली के लिए काम करते हैं. तो उसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है, या तो सारे मेंबर मिलकर काम करेंगे या कोई एक काम करेगा सबके लिए. क्या मेरी बात क्लियर है? दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. फिर हमने सीखा सर पार्टनर किसे कहते हैं. तो हमने कहा वो लोग, वो व्यक्ति जो मिलकर पार्टनरशिप का गठन करते हैं, जो मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, उन्हें इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स. क्लियर है? फिर आया फर्म क्या होती है. तो हमने कहा जी, जब जो लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं उन्हें हम अलग अलग पार्टनर के नाम से पुकारते हैं और एक साथ फर्म के नाम से पुकारते हैं. क्लियर है? फिर हमने सीखा फर्म नेम क्या होता है. अरे भाई, बिजनेस करने के लिए हमें एक नाम रखना पड़ता है कि इस नाम से बिजनेस करेंगे. बोलो जी, क्लियर है? वो नाम जिसके थ्रू पार्टनरशिप अपना बिजनेस करती है, दैट इज कॉल्ड फर्म नेम. क्लियर है गाइस? तो अभी तक यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थोरोली. ठीक है जी, चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. देखिए, हमारा अगला पॉइंट आता है फीचर्स. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है गाइस? ये थ्योरी पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए. हमारा अगला पॉइंट आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो पार्टनरशिप है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या फीचर्स हैं. तो सुनिए गाइस, पहला फीचर्स आता है 2 और मोर पर्सन्स. पहला फीचर क्या है गाइस? 2 और मोर पर्सन्स. ठीक है? 2 और मोर पर्सन्स. ठीक है? तो इसमें देखिएगा ध्यान से, देयर मस्ट बी, नोट करते जाएंगे भाई प्लीज, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons to form a पार्टनरशिप. ठीक है? क्या लिखा हमने कि भाई पार्टनरशिप को बनाने के लिए, पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए. भाई तभी तो पार्टनरशिप होगी. आप अपने साथ मिलकर अपने खुद के साथ पार्टनर नहीं बन सकते. तो एज पर द लॉ, कानून के अनुसार पार्टनरशिप तभी हो सकती है जब कम से कम कितने लोग हों? 2 लोग हों. क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब ये पॉइंट आपको याद रखना है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, बट मैक्सिमम
number of partners can be 50. But the maximum number of partner can be 50. अब इसको आपको ध्यान में रखना है गाइस, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, पार्टनरशिप का गठन करने के लिए कितने लोग चाहिए, तो आप आंसर दोगे भाई पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, लेकिन एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। 50 से ज्यादा पार्टनर आप नहीं रख सकते, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो मैंने क्या बोला, पहला फीचर क्या है, 2 और मोर पर्संस। पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्लियर? कम से कम 2 लोग होंगे तो पार्टनरशिप होगी, 2 से कम में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो सर कॉन्सेप्ट क्या निकला, मिनिमम 2 लोग चाहिए, बट ज्यादा से ज्यादा कितने, 50। तो 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। सर हुए तो फिर वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी, जिसको समाप्त करना ही पड़ेगा। आई होप मेरी बात क्लियर है। ठीक है, तो आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने, 50 लोग। क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इसी में अगला पॉइंट है एक्सेप्शंस। ये सब पेपर में पूछा जाता है। एक्सेप्शंस का क्या मतलब है गाइस? एक्सेप्शंस का मतलब है, अब मैं बताने जा रहा हूं, इन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। बोलो जी, बात क्लियर है? तो कानून के अनुसार ये लोग आपके पार्टनर नहीं हो सकते। भाई कौन कौन? नंबर 1 माइनर। नंबर 1 माइनर। ठीक है जी, माइनर का मतलब वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। क्लियर है? तो पहला पॉइंट याद रखना है आपको, माइनर जो 18 इयर्स ऑफ ओल्ड से कम है वो कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कहते हैं सर माइनर सिर्फ बेनिफिशियरी हो सकता है, कभी भी वो पार्टनर नहीं हो सकता। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? और बेनिफिशियरी का मतलब है कि माइनर सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार हो सकता है, लॉसेस में नहीं। क्या यहां तक क्लियर है? तो बस आपको याद रखना है कि सर कौन पार्टनर नहीं हो सकता, यानी किसके साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, तो हम किसके साथ नहीं कर सकते? नंबर 1 माइनर के साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। क्या यहां तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल, भाई जो मेंटली पागल हो, जो मेंटली रिटार्डेड हो। इज दैट क्लियर? तो आप पागल के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, वरना आपको पता है पागल के साथ पार्टनरशिप करोगे तो क्या होगा। तो एज पर द लॉ, पहला कौन पार्टनर नहीं बन सकता? नंबर 1 माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती। नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है सर जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। क्लियर है? जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो पागल है, आप उसको अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर है? तीसरा आता है गाइस पर्सन disqualified by any law. Person disqualified by any law. अब इसका क्या मतलब है सर? सर इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसको कानून ने मना कर दिया कि ये आपका पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर है? क्या मतलब है सर? कोई एग्जांपल ले लो। मान लो भाई आप पार्टनरशिप किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब हम इंडियन है तो हम एक चाइनीज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक अमेरिकन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती हमारे देश में जिसके साथ हमारे देश की जंग चल रही हो। क्लियर है? जिसके साथ इंडिया इज एट वॉर। मान लो हमारी जंग चाइना से चल रही है, मान लो अभी तो हमारी किसी से जंग नहीं चल रही, मान लो हमारी जंग चाइना से चल रही है, तो एक चाइनीज के साथ आप पार्टनर नहीं बन सकते। उसको पार्टनर होने से डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। किसके थ्रू? लॉ के थ्रू।
क्या यहां तक बात क्लियर है? तो 3 लोग कभी भी पार्टनर नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, माइनर, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, वो पार्टनर नहीं हो सकता। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो व्यक्ति जो दिमागी तौर पर बीमार हो, पागल हो, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी वो व्यक्ति जिसको किसी भी कानून में जो भारत देश में है उसके अंतर्गत उसे डिस्क्वालिफाइड किया गया हो, तो इनमें से किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारी पार्टनरशिप का पहला फीचर्स। क्या था पहला फीचर गाइस? कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। इज दैट वेरी मच क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा कितने? 50। क्लियर है? किन लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती? तो नंबर 1, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, फीचर नंबर 2, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठीक है जी। इसमें आप लिखेंगे पार्टनरशिप comes into existence by an agreement, either written और ओरल। यह है दूसरा फीचर गाइस, कि भाई पार्टनरशिप तभी होगी जब पार्टनर्स के बीच में आपस में एग्रीमेंट होगा। आप समझते हैं एग्रीमेंट मतलब समझौता होगा। वो एग्रीमेंट या तो रिटर्न फॉर्म में होगा, प्रॉपर लिखित रूप में होगा, या फिर वो ओरल मुंह जबानी भी हो सकता है। क्लियर है? तो पार्टनरशिप बनाने के लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है जी। और वो एग्रीमेंट लिखित रूप में भी हो सकता है, और वो एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरल, मुंह जबानी। ठीक है जी। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। थर्ड इज व्हाट गाइज? लॉफुल बिजनेस। ठीक है जी। तो हम कहेंगे पार्टनरशिप इज established for lawful business, यानी जिस बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप बना रहे हैं ना सर, वो कानूनी तौर पर अलाउड होना चाहिए, वो कानूनी तौर पर लीगल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? लॉफुल का मतलब है लीगल। इलीगल बिजनेस अगर होगा तो उसके लिए आप पार्टनरशिप का गठन नहीं कर सकते। मान लो आपने कहा जी चलो पार्टनरशिप करते हैं, हम मिलकर ना ड्रग्स बेचेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ड्रग्स बेचना हमारे देश में इलीगल है। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो आप ड्रग्स बेचने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। बोलो जी, बात क्लियर है यहां तक? तो जिस बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पर वो बिजनेस करना हमारे देश में अलाउ होना चाहिए। क्लियर है? तभी उस बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हो, अदरवाइज इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्या यहां तक मेरा बात समझ में आ रही है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए फीचर नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। क्या बोलेंगे गाइस? प्रॉफिट शेयरिंग। तो आप इसको ऐसे लिखिए, द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स must be to share, the agreement among the partner must be to share profits and losses of the business। ठीक है भाई। तो
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, इसमें पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। मतलब आप पार्टनरशिप का गठन करेंगे एक बिजनेस करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि चलो भाई ए ने बी से कहा चलो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर दें और हम जॉब करेंगे और जो सैलरी आएगी आपस में बांट लेंगे। सर इसके लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि आप बिजनेस करेंगे और बिजनेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉसेस होगा उसे आपस में बांट लेंगे। सर किस आधार पर बांटेंगे? जो आपने डिसाइड करा है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीड रेशियो। क्या बोलते हैं गाइस? एग्रीड रेशियो। वो 50-50 हो सकती है, 60-40 हो सकती है, 30-70 हो सकती है, कुछ भी हो जिसमें पार्टनर आपस में क्या करें? एग्री करें। बोलो जी, बात क्लियर है? तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी है कि अगर प्रॉफिट है तो लॉसेस भी शेयर होना चाहिए। बोलो जी, बात क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए पांचवा और लास्ट फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन, इसका क्या मतलब है गाइस? तो पहले नोट करेंगे। म्यूचुअल रिलेशन, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all, ठीक है भाई? मैंने क्या लिखा? बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, ध्यान से सुनना भाई। बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। याद रखना गाइस, ये हमारी पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसके अनुसार पार्टनरशिप का बिजनेस या तो सब मिलकर करेंगे एक दूसरे के लिए या कोई एक करेगा सबके लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मतलब निकला इसका? मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई। ए बी सी 3 पार्टनर है, क्लियर है? अब ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, या तो तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे एक दूसरे के लिए या फिर कोई एक, मान लो सी बिजनेस कर रहा है बी और सी के लिए भी। ए और बी जो है वो इतने बूढ़े हैं कि वो काम करने आते ही नहीं, सी ही सारा बिजनेस संभालता है, क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध, जिसमें या तो सारे पार्टनर मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं या फिर कोई एक काम करता है सबके लिए। इसलिए हमने कहा गाइस कि पार्टनरशिप एक परिवार की तरह होती है। या तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर काम करते हैं परिवार के लिए या फिर कोई एक व्यक्ति काम करता है आपके पूरे परिवार के लिए। तो जैसे राइट नाउ अभी आप 12th क्लास में हैं तो आपके फादर आपके लिए सारा काम कर रहे हैं। अभी आप अपने फादर को बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप तो स्टडी कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो जो आपके फादर हैं, ही इज द ओनली पर्सन जो पूरी फैमिली के लिए काम कर रहा है। लेकिन कल को जब आप पढ़ लिख कर क्वालिफाइड हो जाओगे तो आप अपने फादर के बिजनेस में ही उनकी हेल्प करोगे। बोलो जी, बात क्लियर? इसलिए लॉ ये कहता है गाइस कि जो पार्टनरशिप है ना, वो एक परिवार की तरह है, जिसमें या तो परिवार के सारे सदस्य सबके लिए एक दूसरे के लिए काम करते हैं या फिर कोई एक काम करता है सबके लिए। और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशन, पारस्परिक संबंध। तो गाइस ये है पार्टनरशिप के टोटल 5 फीचर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं पहला फीचर क्या था? 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। क्लियर है? 2 से कम में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो सर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50। ये आपको याद रखना है। क्लियर है कि 50 से ज्यादा मेंबर्स पार्टनरशिप में नहीं हो सकते। फीचर नंबर 2, फिर हमने उसी में सीखा था कि कौन लोग हैं जिनके साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो नंबर 1, माइनर, वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, उसको हम पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते। देन
पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो व्यक्ति जो दिमागी तौर पर पागल है, उससे पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और तीसरा, वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, जिसको कानून ने मना कर दिया कि आप इससे पार्टनर नहीं बन सकते। मैंने एग्जांपल ली थी। फिर हमने दूसरा फीचर लिखा एग्रीमेंट। तो याद रखना, कभी भी पार्टनरशिप बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर के बीच में। एग्रीमेंट मतलब समझौता। अब वो एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है, और वो एग्रीमेंट ओरल मुंह जबानी भी हो सकता है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तीसरा फीचर हमने लिखा लॉफुल बिजनेस। याद रखना, पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस करने के लिए होगी। इज दैट क्लियर? और आप वही बिजनेस करोगे जो कानूनी तौर पर अलाउड है, जो हमारे देश में लीगल है। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप का गठन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? फिर हमने अगला सीखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आप पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट बांटेंगे एक दूसरे के साथ। बोलो जी, बात क्लियर है? कि यानी जो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, जितना बिजनेस होगा, जितना प्रॉफिट होगा, वो आपस में बांटेंगे। अब सर, कौन पार्टनर कितना शेयर लेगा? ये वो होगा जो उन्होंने आपस में डिसाइड करा, जिसको हम बोलते हैं एग्रीड रेशियो। क्या बोलते हैं गाइस? एग्रीड रेशियो। ठीक है जी। फिर लास्ट हमने सीखा म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसका मतलब है या तो सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस करेंगे एक दूसरे के लिए, या कोई एक बिजनेस करेगा सबके लिए। तो गाइज, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। दैट वॉज द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। चलिए, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं गाइज। हमारा अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड गाइज, ये सब हम थोड़ा सा थ्योरी कवर कर रहे हैं और इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। वो अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ठीक है जी। देखिए, हमने सीखा था, अब इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे। The partnership comes into existence। क्या लिखा मैंने? The partnership come into existence by an oral or written agreement। इसको लिखिए पॉइंट नंबर 1। द पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 2, इट इज बेटर टू हैव written agreement। It is better to have written agreement to avoid any dispute। Point number 3, the written document known as partnership deed। The written document known as partnership deed। गाइस, हमने क्या लिखा पहले सुन लीजिए, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। द पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, EXISTENC, by an oral or written agreement। Point number 2, it is better to have written agreement to avoid any dispute। And third, the written document known as the partnership deed। क्लियर है बात यहां तक? The written agreement known as the partnership deed। ठीक है। Point number 4, it contains
the terms and conditions of partnership. It contains the terms and condition of partnership. ठीक है, पॉइंट नंबर 5. It is a legal document. It is a legal document signed by all the partners. ठीक है, अब देखिए गाइस, सर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? हम पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं और ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? मैंने क्या लिखा, चौथा पॉइंट सुन लीजिए. इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप. इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द partnership and it is the legal document signed by all the partners. It is the legal document signed by all the partners. देखिए सर, पार्टनरशिप डीड क्या है? आसान शब्दों में बोले तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जिसके थ्रू वो पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे. बोलो जी, बात क्लियर है? जैसे हमने कहा भाई, पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए. अब वो एग्रीमेंट लिखित रूप में भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है. तो हम ये कहते हैं पार्टनर के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. और गाइस, इट इज ऑलवेज बेटर, ये हमेशा बढ़िया है कि आप एग्रीमेंट रिटन में रखो, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा होता है तो वो रिटन एग्रीमेंट के हेल्प से दूर किया जा सकता है. बोलो जी, बात क्लियर है? तो पार्टनरशिप के बीच, पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, क्लियर है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. और ये पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सारे पार्टनर साइन करते हैं. साइन करने का मतलब है कि सारे पार्टनर उस पर एग्री हैं कि जो भी शर्तें उस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है. आई होप मेरी बात क्लियर है. तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए जिन शर्तों को मानना पड़ता है, तो जिस डॉक्यूमेंट में वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो शर्तें लिखी हुई हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. और ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको सारे पार्टनर ने साइन किया होता है. आई होप आपको पार्टनरशिप डीड का मतलब क्लियर है. क्लियर? चलिए अब यहां तक आगे बढ़ते हैं. यहां तक मेरी बात क्लियर है भाई? कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब देखिए, क्वेश्चन आता है जी, कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होती है. क्लियर है? तो वो पूछते हैं हमसे कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो हम यहां पर लिखेंगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई, नेम एनी 2 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. बताइए, कोई सी 2 बातें बताइए जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं. तो क्या क्या होता है उस डीड में लिखा हुआ, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे. पहला कंटेंट होता है गाइस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स. हाँ जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर. तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला कंटेंट क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स. डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स की डिटेल, यानी भाई इस फर्म के कौन कौन पार्टनर है, उनका नाम लिखा होता है, उनका प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है. क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन. दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म. डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म कि जो आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है. ठीक है, तो पहला कंटेंट क्या है पार्टनरशिप डीड का? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस. दूसरा क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस. थर्ड, प्रिंसिपल
प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस का मतलब है कि जो हमारी फर्म है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हमारी फर्म का मेन प्रिंसिपल एड्रेस क्या है, हमारी फर्म कहां बिजनेस करती है, ये दिल्ली बेस्ड फर्म है, ये मुंबई बेस्ड फर्म है, ये कौन सी फर्म है, यानी प्रिंसिपल प्लेस का मतलब इस फर्म का हेडक्वार्टर कहां है। फोर्थ, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। इसका मतलब है फर्म किस प्रकार का बिजनेस कर रही है, फर्म के बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब जो फर्म है इसका केमिकल का बिजनेस है, लेदर का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, मेडिसिन का बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है फर्म का, उसका पूरा नेचर। ठीक है गाइस। पॉइंट नंबर 5, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी जो पार्टनरशिप है ये कब स्टार्ट हुई है, किस डेट में हमने पार्टनरशिप शुरू की है। ठीक है जी। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम लोग सीख चुके हैं गाइस, बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो हर एक पार्टनर ने इस पार्टनरशिप बिजनेस में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, ये क्लियरली पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होना चाहिए। क्लियर है भाई। 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि हम पार्टनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे कि या नहीं देंगे, या अगर इंटरेस्ट देंगे तो किस रेट से देंगे। क्लियर, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। तो अभी तक मैंने 7 कंटेंट लिखे, लेट मी रीड। पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, तीसरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, चौथा नेचर ऑफ द बिजनेस, पांचवा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, छठा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सातवां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। आठवां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप जानते हैं पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा लेते हैं फर्म से दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो क्या पार्टनरशिप फर्म उसकी ड्रॉइंग्स पर पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए, और अगर लेगी तो किस रेट से लेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मेंशन होना चाहिए। 9, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हमने कहा कि पार्टनर बिजनेस करेंगे और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे, तो सर किस रेशियो में वो प्रॉफिट बांटेंगे, पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ये क्लियर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। इज दैट वेरी मच क्लियर। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म से किस रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देन रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, इसका मतलब है भाई कि क्या हम किसी पार्टनर को प्रॉफिट के अतिरिक्त, प्रॉफिट के अलावा सैलरी देंगे, कमीशन देंगे या नहीं देंगे, इसको हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन। तो ये क्लियर मेंशन होना चाहिए कि क्या पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गाइस ये पूरा चैप्टर भी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम अपनी गुडविल का मूल्यांकन करना चाहते हैं, अगर हम गुडविल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे वैल्यूएशन के लिए, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए। थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स,
यानी फर्म की जो एसेट्स हैं, फर्म की जो एसेट्स हैं, क्या हम उसकी वैल्यू निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? क्लियर? और अगर निकालेंगे तो कौन सा मेथड से, ये मेंशन होना चाहिए। क्लियर? 14 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इसका मतलब है भाई, कल को अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट्स किस तरह से सेटल किए जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। फिफ्थ एंड द लास्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कि भाई जब एक पार्टनरशिप में पार्टनर आएंगे तो उसके क्या क्या अधिकार हैं और उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए। गाइस वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है पार्टनरशिप डीड की, बट ये 15 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में बोलेगा भाई कोई से 2 पॉइंट बताइए, कोई से 3 पॉइंट बताइए जो पार्टनरशिप डीड में आते हैं। तो मैंने आपके लिए टोटल 15 पॉइंट बता दिए कि ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है। ठीक है गाइस? ओके, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमने सीखा पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। गाइस अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है गाइस, इज इट एसेंशियल टू हैव it is essential to have पार्टनरशिप डीड? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, क्या ये कंपलसरी है, क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड होनी ही चाहिए? अब हम सीख चुके पार्टनरशिप डीड क्या है। ठीक है जी, तो आप इसका आंसर देखेंगे गाइस, नो। नो, it is not essential but desirable to have partnership deed। मैंने क्या लिखा? नो, इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। यानी उसने क्वेश्चन पूछा, ये पेपर में आया है, क्या ये कंपलसरी है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए? आंसर इज नो। ये कानूनी तौर पर कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, लेकिन डिजायरेबल है। बट डिजायरेबल का मतलब जरूरी है। मान लो 2 पार्टनर के बीच में झगड़ा हो गया और आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, तो वो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा? क्लियर? वो बढ़ता चला जाएगा और हो सकता है एक समय आ जाए कि पार्टनरशिप बंद करनी पड़ जाए। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से हम इजीली पार्टनरशिप को क्या कर देंगे? डिस्प्यूट को खत्म कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टनरशिप का होना एसेंशियल कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है। ये जरूरी है कि पार्टनरशिप होनी चाहिए, बट कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है। In case partnership deed does not exist, in case partnership deed does not exist, comma, provisions of Partnership Act 1932 will apply। यानी अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई
और मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, तो फिर वो कैसे होगा, वो कैसे दूर होगा? तो ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में जो हमारे देश का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं, वो अप्लाई होंगे उन डिस्प्यूट को दूर करने के लिए। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? फिर से क्वेश्चन ये था, क्या इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है? आंसर इज नो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, बट डिजायरेबल है, बेटर है कि हो। क्लियर है? मान लो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, आपने नहीं बनाई। क्लियर है? जिस समय आपने पार्टनरशिप की, आपकी पक्की फ्रेंडशिप थी, बट जैसे जैसे बिजनेस हुआ, डिस्प्यूट आने शुरू हो गए। अब आपने पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं, तो आप डिस्प्यूट को कैसे दूर करोगे? तो उस केस में जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के में जो बातें लिखी हुई हैं, जो लीगल टर्म्स हैं, क्लियर है, उनको फॉलो किया जाएगा और उनकी हेल्प से उस डिस्प्यूट को अराइज किया जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए, आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।